Students, the topic for today discussion is recursion in Java। जैसा कि आपको पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में हम नेटिव मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कि हम रिकर्शन कहते हैं वो प्रोवाइड किया था। रिकर्शन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक मेथड अपने आप को कंटिन्यूसली कॉल करता रहता है। A method is capable of calling itself is called a recursive method and this phenomena is known as recursion। हमने कोई मेथड क्रिएट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास में मेन मेथड है और एक ये जो मेन मेथड है ये रेगुलरली अपने आप को कॉल कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल बन जाती है। तो इस फिनोमिना को हम रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कोड कॉम्पैक्ट होता है, बट कोड को समझना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कोड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मीन्स कि कोड अगर हम राइट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्शन के थ्रू, तो यहाँ पर कोड तो आपका कॉम्पैक्ट रहेगा, आप इसको कम स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं, बट इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको कि हम डिवाइड करें और हमारे पास में सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलें तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, रिकर्शन है। स्टूडेंट्स, रिकर्शन में हमारे पास में एक मेथड होता है, उस मेथड का रिटर्न टाइप होता है और उन स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं जिनको कि हमें एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पर आप देखिए मेथड का नेम और इस मेथड को हम रेगुलरली कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक लूप देखने को मिलेगा कि इस मेथड ने इसको कॉल किया, दोबारा यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ, इस तरीके से लगातार कॉलिंग चलती रहेगी और इस तरीके की कॉलिंग को हम रिकर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे। हम किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। तो यहाँ पर मैंने मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड के इनसाइड मैं यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर 5 को पास किया। नाउ यहाँ पर एक क्लास बनाई मैंने रिकर्शन एग्जाम्पल, जिसके इनसाइड अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर स्टैटिक इंट फैक्टोरियल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और ये मेथड किस तरीके का आपने बनाया है, स्टैटिक मेथड बनाया है। तो स्टैटिक मेथड को मुझे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टैटिक मेथड नीड नॉट टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। हम इसको क्लास नेम के साथ में कॉल कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो इस क्लास के इनसाइड ही मैंने इस मेन मेथड को क्रिएट किया है। तो ये स्टैटिक मेथड कैन कॉल ए स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, दिस इज़ द रूल इन जावा। एंड ऑल्सो we can call a non-static method from a non-static context directly। बट जब आप स्टैटिक कंटेक्स्ट में से नॉन स्टैटिक को कॉल करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ यहाँ पर देखिए, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूँ तो फैक्टोरियल आपको पता है कि मेरे पास में 5 फैक्टोरियल है। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 4, मेरे पास में 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड करूँगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। नाउ 0 फैक्टोरियल
कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। इट मीन्स जब तक आपका नंबर 0 नहीं होता है तब तक यहाँ पे रिकर्शन चलता रहेगा। मैंने लिखा इफ n इक्वल टू 1, देखिए 1 है तो फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने यहाँ पर रूल स्पेसिफाई कर दिया n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस 1। नाउ अब देखिए यहाँ से ये रेगुलरली यहाँ पे कॉल होता रहेगा। तो इस टाइप की लूपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, रिकर्शन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि रिकर्शन में 2 कंडीशन मस्ट हैं। सबसे पहली कंडीशन कि रिकर्शन अगर आप करें तो आपके पास में एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको कि मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास में सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्रेशन देखने को मिले। जैसा कि आपको इस एग्जांपल में बताया गया कि 5 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास में 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल आया। 4 को मैंने डिवाइड किया तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल आया। तो मैं इसका अगर जनरल रूल बनाऊँ तो n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे हो रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम रिकर्शन कहते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक ना एक टर्मिनेटिंग कंडीशन देनी होती है। अगर आप टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये लूप रेगुलरली क्या होता रहेगा, रिवॉल्व होता रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इट मीन्स वी विल गेट एन इनफाइनाइट लूप। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जब भी मैं रिकर्शन करूँगा तो इसके 2 फेज़ होते हैं। एक हमारे पास में वाइंडिंग फेज़ होता है और दूसरा हमारे पास में अनवाइंडिंग फेज़ होता है। अब अनवाइंडिंग और वाइंडिंग की बात करें तो स्टैक में जो आप मेमोरी यूज़ करते हैं वो क्या होती है, स्टैक मेमोरी होती है। यहाँ पे पहले पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बाद में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जब हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, वाइंडिंग फेस होता है। इट मीन्स कि पहले हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और लास्ट में मेरे पास में 1 आएगा। इसी तरीके देखिए अब मुझे इसकी अनवाइंडिंग करनी है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ से यहाँ तक हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। लास्ट में 5 का फैक्टोरियल आपके पास में 120 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स स्टैक में हम रिकर्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। स्टैक पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। स्टैक की बात करेंगे तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट। तो देखिए यहाँ पे 1 सबसे लास्ट में इन हुआ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम हमारे पास में है जिसको कि हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। देखिए अगर मैं फिबोनाची सीरीज़ की बात करूँ तो फिबोनाची सीरीज़ में 0 1 1 2 3 5 यानी कि प्रीवियस 2 टर्म्स का जो सम होता है वो नेक्स्ट टर्म के इक्वल होता है। 0 + 1 किया तो मुझे 1 मिल गया। इसी तरीके से 1 + 1 करूँगा तो मेरे पास में सम करूँगा तो 2 आ जाएगा। 2 + 1 सम किया तो 3 आया। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लोकेशन ये आ रही है कि मेरे अगर a + b करूँ तो मुझे क्या मिल जा रहा है, c मिल जा रहा है। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम्पल में आपको 3 स्टैटिक इंटीजर डिफाइन करने हैं। n1 = 0, n2 = 1, n3 = 0। नाउ मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया, इसका नाम मैंने प्रिंट फिबोनाची सीरीज़ दिया। इसके इनसाइड हम कोई वेरिएबल को पास करेंगे। अगर काउंट 0 से ज़्यादा है, ठीक है, इट मीन्स काउंट 0 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, n3 = n + n2 कर दूँगा। उसके बाद में n2 को n1 में शिफ्ट कर दूँगा और n3 को n2 में शिफ्ट कर दूँगा। देखिए इसका जो जनरल लॉजिक है वो ये है कि 0
1 1 2। मैंने इसको लिखा डेट इज़ n1 और ये क्या है मेरे पास में n2। इन दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, n3 मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, मैंने इन दोनों टर्म्स को प्लस किया तो मुझे थर्ड टर्म मिली। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास में नेक्स्ट टर्म मिलेगी। इसको ही मुझे बार बार रिपीट करता रहना है। तो n3 जो है n1 प्लस n2 का सम है। अब देखिए मैं इसको शिफ्टिंग करूँ तो जो 2 है वो कितना हो जाएगा आपका, n3 हो जाएगा। ठीक है, n2 में किसकी वैल्यू पास कर देंगे, ये n1 आ गया और ये आपका n2 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेगुलरली ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। और यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पे काउंट -1 कर रहे हैं। ठीक है, काउंट -1 किया तो इट मीन्स काउंट आपको ये बताएगा कि कितने टाइम्स आपको ये सीरीज़ चलानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा कि यू हैव टू प्रिंट 5 टाइम दिस सीरीज़, तो काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी कॉलिंग करेंगे। मैंने काउंट में ले लिया 15, इट मीन्स 15 तक मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने सम प्रिंट कर दिया। सम प्रिंट करने के बाद में n-2, इट मीन्स 2 के डिफरेंस पे नंबर को मैं प्रिंट करना चाहूँगा। नाउ देखिए एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल और है आपके पास में। अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, पब्लिक क्लास रिकर्शन एग्ज़ाम्पल। एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया, प्रिंट मेथड क्रिएट किया, इसके बाद p को मैंने कॉल किया। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पर स्टैटिक वॉइड p है, यहाँ पे मेन मेथड है। मेन मेथड में से मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद ये मेथड अपने आप को रेगुलरली यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि कॉलिंग तो हो रही है, बट ये कैसी कॉलिंग हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट कॉलिंग हो जाएगी। रिकर्शन में इनफाइनाइट लूप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे लूप्स क्रिएट ना हो और इनके लिए एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाई जाती है। स्टूडेंट, रिकर्शन इज़ ए कॉन्सेप्ट बाय विच ए फंक्शन इज़ कैपेबल ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। We have two conditions here. One, we have a problem. When we divide that problem, we will get similar type of progression. And second, we must have to include the terminating condition to avoid the infinite loop. I hope you have understood this lecture. Thank you very much.